नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और आज बेहद ही अहम दिन है। ऐसे में आज लोकसभा में महिला आरक्षण कानून संशोधन से जुड़े बिल जो है वो पेश किए जाएंगे। महिला आरक्षण संशोधन बिल आज संसद में होगा पेश और लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 880 होंगी। बड़ी जानकारी दे दें कि 2029 लोकसभा चुनाव में लागू किया जाएगा। ऐसे में ये बेहद ही अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम, पीएम मोदी का बयान निकलकर सामने आया है। और महिला आरक्षण संशोधन बिल आज संसद में पेश किया जाएगा। लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 850 होंगी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नारी सशक्तिकरण को लेकर ये बेहद ही अहम दिन माना जा रहा है। नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम आज का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट निकलकर सामने आया है और ऐसे में ऐतिहासिक कदम पीएम मोदी ने ट्वीट करके बताया है। संसद के आज बता दें कि विधानसभा में 229 से 33% आरक्षण का प्रस्ताव है। ऐसे में मौजूदा संख्या जो है वो 543 है और अब इसको लागू करने के बाद से इसकी संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। सीटों की सटीक संख्या तय करने के लिए परिसीमन भी किए जाएंगे। और ऐसे में बिलों पर 16, 17 और 18 अप्रैल को चर्चा होनी है। आज चर्चा होने वाली है और पहले 2 दिन लोकसभा में 18 घंटे चर्चा के लिए तय किए गए हैं। वहीं राज्यसभा में 18 घंटे तक संशोधन बिल पर चर्चा होगी। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों ने अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने का भी जारी किया है। सरकार को बिल पास करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। ऐसे में आज का दिन जो है वो बेहद ही खास माना जा रहा है। महिला आरक्षण संशोधन बिल आज संसद में पेश होगा और जिसके बाद से बहस भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चर्चा में भाग लेंगे। 2029 लोकसभा चुनाव में इस बिल को लागू किया जाएगा, जिसके बाद से पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ऐसे महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव ने भी तीखी टिप्पणी की है। इसके साथ ही बड़ा बयान जो है पक्ष और विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल पर समाजवादी पार्टी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। रामगोपाल यादव ने साफ कहा है कि सपा महिला आरक्षण का समर्थन कर रही थी, लेकिन अब जिस तरह से वो इसे लेकर आ रही है उन्हें बदनीयती है और हम इसका विरोध करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा है कि आज से संसद के विशेष सत्र में हमारे देश जो है वो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी माताओं और बहनों का सम्मान ही देश का सम्मान है और इसी भावना के साथ हम इसे और भी पक्का करेंगे। यार ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और इसके बाद से तो वहीं महिला आरक्षण संशोधन बिल पर आज बहस देखने को मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना पक्ष रखेंगे। महिला आरक्षण संशोधन बिल पर सदन में बहस होगी और पीएम मोदी और अमित शाह रखेंगे सरकार का पक्ष। दोनों सदनों में बोलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर संसद में आज से अहम चर्चा जो है वो शुरू हो रही है। खबरों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल पर लोकसभा में बोलेंगे और सरकार के फैसलों की विस्तृत जानकारी देंगे। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा का जवाब गृह मंत्री अमित शाह देंगे। लोकसभा में इस मुद्दे पर 16 और 17 मार्च को चर्चा होगी, जिसके बाद से वोटिंग जारी की जाएगी। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में कुल 18 घंटे चर्चा के लिए तय किए गए हैं। लोकसभा के बाद से 18 अप्रैल को राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा और वोटिंग होगी। राज्यसभा में चर्चा के लिए 10 घंटे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। खबरों की माने तो इसी दौरान 16 और 17 अप्रैल को राज्यसभा का उपसभापति का चुनाव भी कराया जाएगा। सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला को 33% आरक्षण देने के लिए एक अहम कदम उठाने जा रही है और इसी तरह स्पीकर सीटों को बढ़ाने की संख्या और परिसीमन से जुड़े प्रावधान वाले विधेयक संसद में पेश किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी महिला आरक्षण संशोधन बिल पर दोनों सदनों में बोलेंगे, जबकि कानून मंत्री जो है अर्जुन मेघवाल बिल को पेश करेंगे। और ऐसे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो है फिर से भारत आएंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि
कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन फिर आएंगे भारत और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, पीएम मोदी से होगी मुलाकात। बेहद ही अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो है फिर से भारत आने वाले हैं और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी से मुलाकात होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल सितंबर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आने वाले हैं। खबरों की माने तो ये जानकारी जो है साझा की गई है। ब्रिक्स की आगामी बैठक जो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का 18वां सम्मेलन होगा और इन देशों के अलावा अन्य देश भी पर्यवेक्षण और नए सदस्य के रूप में इसे अंतर्राष्ट्रीय समूह का हिस्सा है। शिखर सम्मेलन में व्यापार, भू राजनीतिक मुद्दे, वैश्विक शासन और आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि खाड़ी और मध्य पूर्वी में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर उत्पन्न व्यवधान से देशों की नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से तेल और गैस सहित अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में दिक्कतें आ रही हैं। पुतिन ने आखिरी बार 4 और 5 दिसंबर 2025 को भारत का दौरा किया था और जब उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। रूसी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रखा और आर्थिक सहयोग सहित रणनीतिक संबंधों पर चर्चा की थी। तो वहीं केरल से जुड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि केरल के सबरी मंदिर में अब जो है बड़ा फैसला लिया गया है और इसको देखते हुए बड़ा कदम उठाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज 5वें दिन सुनवाई होगी और आज भी मंदिर प्रबंधन और याचिकाकर्ताओं के बीच आस्था बनाम संविधान अधिकारों को लेकर तीखी बहस होने की संभावना है। 9 जजों की बेंच ने कल कहा था कि करोड़ों लोगों की आस्था को गलत ठहराना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। साथ ही ये भी कहा है कि सामाजिक सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही वहीं मंदिर प्रशासन ने कहा है कि सबरीमाला कोई खिलौने की दुकान या फिर रेस्टोरेंट का मामला नहीं है। यहाँ के देवता जो है वो ब्रह्मचारी हैं। भारत में अयप्पा के लगभग 1000 मंदिर हैं। अगर महिलाओं को दर्शन करना है तो वहां जाएंगे, उन्होंने इसी खास मंदिर में क्यों आना है। केरल हाईकोर्ट ने 1991 में सबरीमाला में मानसिक धर्म वाली महिलाओं की एंट्री पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बैन हटा दिया। फैसले के खिलाफ कई पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गई, जिस पर अब सुनवाई हो रही है और मंदिर प्रशासन महिलाओं की एंट्री का विरोध कर रहा है। वहीं खाड़ी क्षेत्रों में लगातार 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया इस महायुद्ध को और इसके साथ ही नाकेबंदी को लेकर लगातार कई तरह के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। अमेरिका के सेंट्रल कमांडर ने कहा है कि उनके विध्वंस से यूएसए ने ईरान का झंडा जो लगे एक मालवाहक जहाज को वापस लाने के लिए मजबूर कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी की दिशा में अमेरिका की ये ताजा कार्रवाई है, जिसमें ईरान जहाज को वापस भेजा गया है। एक्स पर अपने पोस्ट में उन्होंने कहा है कि मालवाहक जहाज ने नाकेबंदी और प्रतिबंधों से बचकर आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रयास को नाकाम कर दिया गया है। बता दें कि होर्मुज से ईरानी जहाजों की आवाजाही रोकने के लिए अमेरिका ने इस सप्ताह की शुरुआत में नाकेबंदी लगाई है। एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बंदर अब्बास बंदरगाह से निकलने के लिए ईरान का ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज ने अमेरिकी नाकेबंदी से बच निकलने की कोशिश की और ये जहाज ईरान के तट से होकर निकल रहा है और तभी गाइडलेस मिसाइलें जो है विध्वंस ने आगे कहा है कि सफलतापूर्वक रोक दिया गया है और ये मालवाहक जहाज वापस ईरान जा रहा है। सेंटकॉम ने आगे बताया कि नाकेबंदी शुरू होने के बाद अब तक 10 जहाजों को लौटा दिया गया है। सोमवार से नाकेबंदी शुरू होने के बाद से इसे रास्ते से किसी भी जहाज को गुजरने नहीं दिया गया है। अमेरिकी सेना का दावा है कि नाकेबंदी शुरू होने के बाद से ईरान में उसकी पूरी तरह से उसे नियंत्रण किया है और कई जहाज जो है वापस लौटाए जा रहे हैं। तो वहीं ईरान ने 3 समुद्री रास्तों को बंद करने का बड़ा चेतावनी दिया है लोगों को और ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें अब टिकी हुई है। ईरान ने दुनिया के 3 अहम समुद्री रास्ते बंद करने की धमकी दे डाली है। उसने कहा है कि अगर अमेरिका ने होर्मुज और उसके बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी तो वो रेड सी, ओमान सागर और साथ ही पर्शियन गल्फ में समुद्री व्यापार पूरी तरह से रोक देगा। ईरानी सेना के केंद्रीय कमांडर ने कहा है कि अमेरिकी पाबंदियां और ईरानी जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश
पूरी तरह से इस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि ईरान अपने संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करेगा। अमेरिका ने सोमवार से ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर रखी है और ये कदम पाकिस्तान में करीब 21 घंटे की अमेरिकी ईरान वार्ता के नाकाम रहने के बाद उठाया गया है। वहीं ईडी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और इसके साथ ही देखने को मिल रहा है कि अनिल अंबानी के जो करीबी हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। ईडी ने बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ के बाद उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। ईडी ने झुनझुनवाला को अदालत में पेश करके विस्तृत पूछताछ के लिए उनकी कस्टडी मांगी है और ये जांच अनिल अंबानी समूह की कंपनियां और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के जरिए कथित बैंक लोन और धोखाधड़ी से जुड़ी हुई है, जिसमें शेल या फिर फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किए जाने का आरोप है। बताया गया है कि अमिताभ झुनझुनवाला मार्च 2003 से 2019 तक रिलायंस कैपिटल लिमिटेड में निर्देशक रह चुके हैं, जो इन कंपनियों की होल्डिंग कंपनियां हैं। मामले में आगे की जांच जारी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक अनिल अंबानी समूह की कंपनियों पर 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि को अवैध तरीके से इधर उधर करने का आरोप है। ईडी अब तक कंपनी में 17,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच कर चुकी है, जिनमें से 3,700 करोड़ की एबोर्ड नामक आवासीय संपत्ति भी शामिल है। वहीं आंध्र प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा हो गया है और ऐसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आंध्र प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सीमा पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 12 लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 167 पर धर्मपुथेर टोल प्लाजा पर लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूर कुर्नूल के यमी गुनूर उपमंडल में इलाके में हुई है। प्राचीन श्री राघवेंद्र स्वामी मठ मंत्रालय जा रहे श्रद्धालुओं को ले जा रहे एक लॉरी की विपरीत दिशा से आ रहे एक फ्लाई ऐश टैंकर से सीधे टक्कर हो गई। दुर्घटना के समय वाहन में 21 लोग सवार थे, जो सभी दर्शन के लिए मंत्रालय जा रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे और 2 पुरुष शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं टाइम मैगजीन ने सूची जारी की है, जिसमें रणबीर कपूर का भी नाम निकलकर सामने आया है। ऐसे में टाइम मैगजीन की जो सूची आई है, इसमें सबसे ऊपर जो नाम आ रहा है वो रणबीर कपूर का निकलकर सामने आ रहा है। दुनिया की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने 2026 के टाइम 100 सूची जारी की है, जिसमें भारत से जुड़ी कई प्रमुख हस्तियां भी शामिल किए गए हैं और इस साल सुंदर पिचाई, रणबीर कपूर और सैफ विकास खन्ना की विकसित प्रभाव के लिए सम्मानित किया गया। इस साल जारी होने वाली ये सूची मनोरंजन, तकनीकी, वित्त, खेल और साथ ही एकेडमिक क्षेत्रों के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची होती है। टाइम मैगजीन की टाइम 100 सूची में पहले शाहरुख खान है, सचिन तेंदुलकर है, नरेंद्र मोदी हैं, दीपिका पादुकोण है, महात्मा गांधी भी शामिल हो चुके हैं। मशहूर सैफ जो है विकास खन्ना इस गर्व का क्षण बताते हैं। उन्होंने कहा है कि 2026 की टाइम 100 सूची में शामिल होना मेरे लिए बेहद ही गर्व की बात है। खन्ना ने इस सम्मान को श्रेय अपने परिवार को दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी दादी, माँ और बहन के त्याग, आशीर्वाद और मार्गदर्शन से वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। टाइम 100 2026 की सूची में कैक हैट और साथ ही मार्क केली और हिलेरी नाइट जैसे दिग्गजों ने उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शामिल किया गया है। वहीं कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जो है देखने को मिल रहा है और ऐसे में मौसम विभाग ने कई तरह की एडवाइजरी भी जारी की है और इसको देखते हुए पूरी तरह से मौसम विज्ञान जो है अलर्ट मोड पर है। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी जो है वो शुरू हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ सहित 11 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। एमपी में बुधवार को सीजन में पहली बार 25 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच गया है। महाराष्ट्र के अकोला में 44.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जो देश में सबसे अधिक रहा। इसके अलावा अमरावती, वर्धा और नागपुर भी देश के 4 सबसे गर्म शहरों में शामिल रहे। आईएमडी ने कहा है कि अगले 4-5 दिनों तक तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। इधर राजस्थान के वड़मार में सबसे ज्यादा 42.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो वहीं दिल्ली में भी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को कई इलाकों में 40.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं सफदरगंज में 30.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज से दिल्ली के अधिकतम इलाके में तापमान जो है 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है।
फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।